अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, इंटरनेशनल मार्केट एकदम से तेज़ हुई है कोरोना के बाद। जब दोबारा से कारखाने खुले हैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, एनर्जी सबको चाहिए। पूरी दुनिया में एक तेज़ी देखने में आई है कोरोना के रिसेशन के बाद, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि जाहिर है कि कारखाने चलने के लिए जिस फ्यूल की ज़रूरत है उसकी भी तलब में इजाफा हुआ है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि आइंदा चंद दिनों में फ्यूल जो है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, भले वो गैस की फॉर्म में है, पेट्रोल की फॉर्म में है या किसी भी फॉर्म में है, उसकी बहरहाल कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि तलब और रसद का एक वाज़े जो फ़र्क है वो मीट करना मुश्किल हो रहा होगा। इसी वजह से कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। ऑयल प्राइसेस हाई होंगे तो फिर आपको पता है कि ओवरऑल ही हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा देखने में आता है, एक महंगाई का तूफान आता है। अब अगर इसकी बात हम पाकिस्तान के तनाजुर में करें तो सूरत हाल और भी हॉरिबल नज़र आती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर पहले ही लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं वो महंगी हैं, और ऐसे में अगर मज़ीद ऑयल प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो फिर उसका असर जाहिर है कि बिजली के बिलों पर भी होता है। गैस प्राइसेस बढ़ती हैं तो फिर हर एक चीज़ की प्राइस बढ़ती है, पेट्रोल प्राइस बढ़ती हैं तो उसका असर देखने में आता है। लेकिन बहरहाल इसमें ये अमर बड़ा ज़रूरी है डिस्कस करना कि इंटरनेशनल प्राइसेस तो बहरहाल पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसका असर तो पाकिस्तान पर भी आता है। उसको हुकूमत मैनेज कैसे करेगी, क्या हुकूमत के पास इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी है या नहीं, इसके हवाले से खुसूसी गुफ्तगू। और इन्हीं खबरों के माबैन हमने ये खबर भी सुन ली कि अभी जो गैस है उसकी कीमत में इजाफे के लिए तजवीज़ जो है वो सामने आ चुकी है टेबल पर, जिसमें 35% तक इजाफा भी तजवीज़ किया गया है। तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए। कुछ स्लैब्स हैं जिसमें से बहुत ही माइनर जो 100 MMBTU की स्लैब है उसको उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पशन दी है, उसके ऊपर जितने लोग हैं उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक इजाफा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो फिर जनाब इस सारी सूरत हाल में होगा क्या, इस पर आज ख़ास तौर पर बात करेंगे। आज ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन किया है इस सेगमेंट के लिए डॉक्टर फ़रूक सलीम साहब ने, और जाहिर है कि इकॉनमी एक्सपर्ट हैं, आप सब उनको जानते हैं। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, और उसके साथ साथ हमारे साथ हिलाली साहब और इमरान साहब तो मौजूद ही हैं, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ मैं इमरान साहब आपसे करूँगी। सबसे पहले तो इमरान साहब इस पर ही बात कर लेते हैं जिस रिपोर्ट्स का मैं हवाला भी दे रही थी कि अब ये इंटरनेशनल प्राइसेस तो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ज़ाहिर इम्पैक्ट तो पाकिस्तान पे भी आएगा। क्या पाकिस्तान की स्ट्रेटजी हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समीना, आज तो डॉक्टर फ़रूक साहब हमें ज़्यादा बताएंगे इन चीज़ों को, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट को वो हम सबसे ज़्यादा समझते हैं। लेकिन मैं तो एक आम आदमी की, एक आम पाकिस्तानी की जो बात है ना वो करना चाहता हूँ। मेरा तो आज का जो कॉलम जो आज प्रिंट हुआ है वो भी शायद आपने देखा हो कि मैं तो समझता हूँ कि हम इस वक्त ना एक ऐसे तारीख़ी दौर में है, इस पाकिस्तान इस वक्त ऐसे तारीख़ी दौर में है कि जब हुकूमत भी तारीख़ी है और दौर भी तारीख़ी है। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ ये कह के बरीजुमा हो जाएंगे जी हमारा क्या कसूर है, इंटरनेशनली ये हो रहा है तो हम तो उसके साथ है। देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने सिर्फ गुड गवर्नेंस से ठीक करना होती हैं। तो क्या इस तारीख़ी हुकूमत ने गुड गवर्नेंस कर ली है? महंगाई मान लिया कि बाज़ चीज़ें इम्पेक्ट होता है बाहर से, क्योंकि एनर्जी के बारे में तो अब ये कहा जा रहा है कि मज़ीद ये चीज़ें महंगी होंगी तो महंगाई तो फिर मज़ीद बढ़ेगी। लेकिन क्या आप गुड गवर्नेंस से उस महंगाई को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते थे? ये असल सवाल है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में आप देखें कि तारीख़ में पहली दफ़ा कि डॉलर 170 से भी ऊपर चला गया। तारीख़ में पहली दफ़ा कि पेट्रोल की कीमत 123 रुपये फ़ी लीटर पहुँच चुकी है। स्टेट बैंक के दादोशुमार के मुताबिक अंदरूनी और बैरूनी कर्जा वो अब जून 2021 में 39,859 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टेट बैंक कह रहा है। उसके अलावा आपको याद है एक सदारती आर्डीनेंस जो तारीख 7 सदारती आर्डीनेंस हुआ है, उसके तहत बिजली की कीमतों में, बिजली के बिलों पे जो टैक्स आयद किया गया 5 से 35%, उससे पहले बिजली की कीमतें जो कई दफ़ा बढ़ाई जा चुकी हैं वो इसके लग गए। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें ना तो एक आम आदमी की ज़िंदगी में हो ये गया है कि उसकी आमदनी तो 1 रुपया नहीं बढ़ी, अलबत्ता महंगाई दुगने से ऊपर जा चुकी है। सही। अब यही नहीं बात, मैं समझता हूँ कि अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि 4 माह में, सिर्फ पिछले 4 माह में रुपए की कदर तकरीबन 11% गिर चुकी है, इसलिए डॉलर इतना महंगा हो रहा है। 4.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट के मुकाबले में 12 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हैं।
सिर्फ 2 माह में $7.5 अरब का रिकॉर्ड तिजारती खसारा है आपका। जब ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो अल्टीमेटली इसका असर किस पे आएगा? इसका असर मेरे पे, आप पे, हिलाली साहब पे आएगा। आप अरबों की बातें कर रहे हैं, लोगों का हज़ारों का बजट भी बन रहा है। मैं ये गुजारिश में ये कह रहा हूँ कि ये मामला एक ऐसा है कि महंगाई का जो तूफान है ये थमने को नहीं है, इसमें मजीद इजाफा होने को है। लेकिन अब बात ये है कि जो मेरा सवाल था उसका आपने समहाउ आंसर कर दिया है कि यानी हुकूमत ने उसको मैनेज अच्छे से नहीं किया। जो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हैं वो अगर हुकूमत के कंट्रोल में नहीं दिया। एक फिक्रा और ले रहे हैं कि ये सिर्फ दुकानों पे छापे मरवा के महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जो चूरन बेचा था शौकत तरीन साहब ने आते हुए कि डिमांड और सप्लाई इसको मैं ठीक करके महंगाई को कंट्रोल करूंगा, वो डिमांड और सप्लाई को ठीक नहीं कर पाए। अच्छा चलें हिलाली साहब, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, अब हर चीज़ के ऊपर हम अलग से भी बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि जब आलमी मार्केट में ही प्राइस ज़्यादा हो तो हुकूमत क्या करे? एनर्जी क्राइसिस है तो जाहिर है कि वो प्राइसेस ज़्यादा हैं। जिस कमोडिटी को आपका एक्शन कोई उस पर इम्पैक्ट नहीं हो सकता है, मसलन तेल, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मार्केट प्राइस वो आपका प्राइस है, उसको आपको देना है, और अगर गवर्नमेंट को रिकवर करना है तो गवर्नमेंट को प्राइसेस बढ़ाना है। मगर देखिए, अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि जैसे हम लोग कहते रहते हैं कि लगता है ऐसा है कि पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन 6 चीफ सेक्रेटरीज के बाद फिर भी ठीक नहीं हुई। ऐसा इधर लगता है कि काफ़ी सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स आके चले गए हैं और इधर भी मुझे एक रैशनल प्लान नहीं नज़र आ रहा है। देखिए, सीधी सादी बात यह है, किधर जाता है हमारा पैसा? हमारा पैसा, प्राइस बढ़ गया ठीक है, मगर सर्कुलर डेट मिसाल के तौर पे 2.8 ट्रिलियन रुपीस। मैं नहीं कहता ये इनका फॉल्ट है, इस गवर्नमेंट का कसूर है, मगर ये जो सर्कुलर डेथ है ये आया कैसे? मैं कहता हूं इट्स अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉड। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये फ्रॉड है। 35% बिजली चोरी हो रही है। आप यकीन करेंगी समीना, अगर इस बिजली की चोरी 15% आप कर दें, कम कर दें, तो 500 बिलियन रुपया हमारा बच जाएगा। फिर भी 15% भी चोरी होने दें, 500 बिलियन रुपया बच जाएगा। वो नहीं हुआ। अब आपको मैं एक और चीज बताता हूं जो आप और भी हैरान हो जाएंगे। ये जो डिस्कोज हैं, कराची इलेक्ट्रिक, ये वो कराची इलेक्ट्रिक तो खैर नहीं, मगर हैदराबाद इलेक्ट्रिक, हर शहर का एक इलेक्ट्रिक है का। आपको पता है कि 25 साल में उनका कोई सर्विसिंग, उनका अपग्रेडिंग नहीं हुआ है। माने इट्स लाइक कि आप एक गाड़ी ले रहे हैं और 25 साल वही फटीचर एक कार्बोरेटर पे आप चला रहे हैं और आप उसको फिक्स नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं हुआ? आप कहेंगे ये फ्रॉड कैसे? मैं कहूंगा इट्स फ्रॉड। क्यों? इसलिए कि इनको फिक्स करने के लिए जो गवर्नमेंट होता तो वो गवर्नमेंट को किकबैक्स नहीं मिलते, फिक्सिंग पे किकबैक्स नहीं मिलते, अपग्रेडिंग पे नहीं मिलते। उन्होंने जाके कहते हैं नया वाला लगाओ। अच्छा, आपने जब जाके नया वाला लगाया तो फी घंटे 9 सेंट आप चोरी कर रहे थे। माने 15 सेंट फी किलोवाट आवर आपने फिक्स किया था उन लोगों को जो आपको बिजली सप्लाई की है, जब 6 सेंट होना था, जब 6 सेंट है। इसका भी मैं नहीं कहता कि इस गवर्नमेंट ने किया है, मगर मैं ये जरूर कहता हूं कि यार ये लोग करके कमा के चले गए, हजम करके मजे कर रहे, इनका तो कुछ नहीं हुआ। अब आप मुझे बताएं, 482 बिलियन रुपया आने के साथ नवाज शरीफ ने कहा ये सर्कुलर डेट को खत्म करो, ये उनको दे दो, दे दिया। एक ऑडिट नहीं हुआ उस पे, और अब आप नैब करप्शन के केसेस के पीछे उसके फिर रही है। तो आप मुझे बताएं, प्लीज बताएं मुझे कि गलत फैसले भी, अब तो ये तो इनकी इनहेरिटेंस थी, गलत फैसले। 14% डॉलर पे आप सूद दे रहे। हमारे जो नए गवर्नर साहब आए थे, 14% एक जमाने में आपने कहा था। मैं जानना चाहता हूं कितने डॉलर आए, मैं जानना चाहता हूं कितने डॉलर वो इस मुल्क में रहे।
ठीक। और मैं जानना चाहता हूं सूद में कितने डॉलर उसका इंटरेस्ट दिया। क्या ये 3-6 महीने में निकल गया आके? 1.5 बिलियन इंटरेस्ट चले गया। कितना इंटरेस्ट गया इसका? सही। दूसरी तो बात गलत मैं आपको फैसले भी बताता रहे, हूं। मिसमैनेजमेंट भी रही। लाल साहब मैं दोबारा भी आती हूँ आपकी तरफ। काफी हम लोगों के पास डिटेल, अभी टाइम है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी जरा जानते हैं कि उनकी क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है इस पर। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम कहती हूँ आपको एक दफ़ा फिर से, आपने हमें ज्वाइन किया शो में। डॉक्टर साहब मैंने आज बात यहाँ से शुरू की कि इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ने का इम्कान है, मज़ीद बढ़ने का इम्कान है, बल्कि और भी जितने भी फॉर्म्स में एनर्जी है दस्तयाब, जाहिर है कि वो बढ़ेगी जब दोबारा से एक इंडस्ट्री चलना शुरू हुई है पूरी दुनिया की। तो अभी सूरत हाल में पाकिस्तान का तो इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन जाहिर है जब ऑयल प्राइस मार्केट की बढ़ती है पाकिस्तान को बढ़ानी पड़ती है, जब यहाँ पे पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो इस पे तो हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं है, हुकूमत क्या करे फिर? देखिए, अब बात आप महंगाई की कर रही हैं, और महंगाई के हवाले से जब हम पाकिस्तान में सर्वे करते हैं तो तकरीबन 85 से 90% पाकिस्तानी कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो या महंगाई है या बेरोजगारी है। अब महंगाई, हुकूमत खुद इसका इकरार करती है कि महंगाई बेतहाशा है। पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स जो है वो आपको हर एक हफ्ते के बाद अपने नए अदाद शुमार बताती है। अभी जो मैं लेटेस्ट उनके अदाद शुमार पढ़ रहा था वो सितंबर 16 के हैं। उसमें हुकूमत का अपना इदारा ये कह रहा है कि पिछले साल भर में 57% इंक्रीज है बिजली की कीमत में। घी की कीमत वो कह रहे हैं कि 40%, ये सिर्फ एक साल की है, जिसमें हमारी हुकूमत ये कहती है कि ये खुशहाली का साल था। उस खुशहाली के साल में बिजली की कीमत जो है वो 57% बढ़ी है, घी 40%, मुर्गी 36%, मिर्चें 35%, अंडे 27%। तो ये हुकूमत के अपने तो अदाद शुमार है। अब कोई इससे डिफर नहीं कर रहा कि महंगाई है। जो असल सवाल है जो आप पूछ रही हैं वो ये है कि इसके पीछे वजह क्या है, महंगाई क्यों हो रही है, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि महंगाई का हल क्या है, हुकूमत क्या कर सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये महंगाई इसलिए हो रही है क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो है, जो कहते हैं कि आपने पेट्रोल का जिक्र किया, डीजल का बात कर लें, गैस इनपुट होती है, खाद इनपुट है। अगर आप बिजली से कोई चीज बना रहे हैं और बिजली की कीमत जो है वो एक साल में तकरीबन 60% बढ़ गई है, जो हुकूमत ने बढ़ा दी है, तो उससे जो बन के चीज निकलेगी वो भी महंगी निकलेगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि इनपुट कॉस्ट कौन बढ़ाता है। अब बिजली की कीमत कौन बढ़ा रहा है, गैस की कीमत कौन बढ़ा रहा है, पेट्रोल और डीजल की कीमत कौन बढ़ा रहा है। तो ये तो हुकूमत को अपने गिरबान में झांकना होगा कि इनपुट कॉस्ट जो बढ़ रही है उसको कौन बढ़ा रहा है। फिर दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट पिछले 4 सामने आया है वो है रुपए की इतनी तेजी से जो गिरावट हुई। यानी कि पिछले अगर आप 37 महीने में देख लें जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, तो औसतन 1% महीने का जो है वो रुपए की कीमत जो डॉलर के सामने नीचे आ रही है। पिछले 37 महीने तकरीबन 37% जो है वो रुपया गिर गया है। अब जब रुपया गिरता है तो आप अगर एक नजर मारें कि हम क्या क्या चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, आपने खुद से कहा कि हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, डीजल इंपोर्ट की है, चीनी इंपोर्ट हुई है, मशीनरी इंपोर्ट होती है, हत्ता कि मिर्चें इंपोर्ट होती हैं, दालें इंपोर्ट होती हैं, कागज इंपोर्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जब रुपया गिरता है तो इसकी कीमत जो है आप सोचिए कि उसी पोर्शन से और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब मेरा खदशा ये है, मुझे डर इस चीज का है कि ये जो इतनी तेजी से रुपया गिरा है, इसका एक नया तूफान महंगाई का आपके सामने आएगा और ये अगले चंद हफ्तों में सामने आने वाला है। लेकिन डॉक्टर साहब, हमें तो बड़े ख्वाब दिखाए गए थे इस बजट में कि ये तो बजट के बाद कोई ज़िमनी बजट नहीं आएगा, और ये भी कहा गया था कि पेट्रोल प्राइस भी नहीं बढ़ेंगे, ये भी कहा गया था बिजली के नर्ख भी नहीं बढ़ेंगे। तो वो सारे ख्वाब फिर क्यों दिखाए गए थे अगर ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेड थी कि कोविड के बाद जाहिर है कि ओवरऑल जब इंडस्ट्री चलेगी, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, तो उससे इम्पैक्ट तो आएगा महंगाई पर। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं ख़ास तौर पे अगस्त के महीने में, जिनको मैं कहूँगा कि तारीखी हैं। मतलब तो अगस्त के महीने में हमने $6.25 अरब की इंपोर्ट कर डाली। अब 74 साल जो पाकिस्तान की माशी तारीख है उसमें मुझे कोई एक महीना ऐसा नहीं मिलता
जिसमें हमने $6.25 अरब की इंपोर्ट कर डाली, और उसी महीने में जो एक्सपोर्ट है वो $2 अरब से ज्यादा नहीं बढ़ रही। अब $4.25 अरब रुपए का एक महीने का तजारती खसारा आपको पाकिस्तान की माशी तारीख में नजर नहीं आएगा। अब इसका हल क्या है? हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि हम किसी तरह से इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, कारों की ड्यूटीज बढ़ा दें और इंपोर्ट को करने की कोशिश करें। मेरा खदशा ये है समीना कि हमें फोकस करना चाहिए एक्सपोर्ट बढ़ाने में। इंपोर्ट कम नहीं हो पाएंगी, अगर हो पाएंगी तो बहुत कम इंपोर्ट हो पाएंगी। देखिए हमारा कोई 25% जो है वो तो एनर्जी पे चला जाता है, पेट्रोल और LNG, उसको हम किस तरह कम कर पाएंगे? ये दुरुस्त है कि कुछ लग्जरी चीजें हैं, लेकिन उनकी कोई जो वैल्यू बनती है इंपोर्ट के बिल के अंदर वो इतनी ज्यादा नहीं है। इसको अगर आप तशबीह देना चाहें अपने घर के बजट के हवाले। डॉक्टर साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन साहब सवाल फिर ये है कि फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं चीज़ें महंगाई, जैसे फ़ारूक साहब कह रहे थे कि महंगाई का तो इकरार खुद वज़ीर भी कर रहे हैं, लाली साहब ने भी ये बात कही, हर कोई मान रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि साथ इनकम भी बढ़ी है लोगों की। इतने पैसे हमने जो हैं वो ज़राअत में 1100 अरब जो हैं वो ज़राअत में दिए हैं पैसे, तो लोगों की इनकम भी बढ़ी है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। समीना जी, अगर आप ज़राअत की बात करती हैं तो DAP की जो एक बोरी जो 2500 रुपये की थी अब 6500 रुपये की है। तो जब ये उसे खाद महंगी मिलेगी तो लाजमी बात है वो चीज़ भी महंगी बेचेगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने जो अपनी हालिया आउटलुक रिपोर्ट शाया की है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पाकिस्तान की ग्रोथ 4% रहेगी। अब हुकूमती दावे भी आपके सामने हैं और ADB क्या कह रहा है वो उसकी भी बात सुन लें। उसी आउटलुक में ये भी बताया इन्होंने कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7.5% रहेगा और गंदम, चीनी और दूसरी जो अशिया खुर्दो नोश हैं उसमें महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। अब मुझे आप ये बता दें कि जब गवर्नमेंट हुकूमत खुद डॉक्टर साहब जो 65 रुपये किलो के हिसाब से जब गंदम मंगवाएगी तो जब वो मार्केट में आएगी तो लाजमी बात है आटा मज़ीद महंगा होगा। तो गरीब आदमी तो सबसे बुनियादी उसकी बेसिक चीज़ तो ये रोटी है। डॉक्टर साहब से मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब मुझे आप ये बता दें प्लीज़ कि हुकूमत अब तक 4 वज़ीर ख़जाना बदल चुकी है, तो क्या ये चारों वज़ीर ख़जाना कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बना सके? कोई ऐसा, अगर हम यहाँ बैठ के ये कहते हैं कि गुड गवर्नेंस से कुछ चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं, तो इन्हें क्यों समझ नहीं आती? देखिए इमरान साहब, अगर आप PTI का मंशूर खोल के देखें 2018 में, वो इतना खूबसूरत डॉक्यूमेंट है, इतना अच्छा डॉक्यूमेंट है। उसकी मैं तारीफ इसलिए करता हूं कि मैंने बाकी पार्टीज के भी डॉक्यूमेंट्स मंशूर पढ़े हैं, ये मंशूर सबसे सुपीरियर है। और उसकी वजह यह है कि उसमें पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफिकल्टीज हैं, जो मईशत की कमजोरियां हैं, वो बड़े साफ और शफाफ तरीके से लिखी गई हैं। आधा दर्जन पाकिस्तान की कमजोरियां मंशूर में लिखी हैं और उसके बाद न सिर्फ कमजोरियां लिखी हैं बल्कि उनके हल भी बताए गए हैं। उस मंशूर में ये हल लिखे हुए हैं और वो अगर आप मंशूर पढ़ें कोई 61 सफ़हात पे मुश्तमिल है, बड़ा जबरदस्त डॉक्यूमेंट है और उसमें कोई 4 दर्जन मरतबा रिफॉर्म, इस्लाहात का लफ्ज टर्म इस्तेमाल की गई है। यानी कि हल PTI ने 2018 में अपने मंशूर में लिख दिया था। आपने FBR में इस्लाहात लानी है, आपने सिविल सर्विस में इस्लाहात लानी है, आपने जुडिशरी में इस्लाहात लानी है। ये इस्लाहात नहीं ला पाए, एक कदम भी हमने उस तरफ नहीं उठाया। मईशत का जो बुनियादी ढांचा है वो वही है जो पीपल्स पार्टी के दौरान था, जो PMLN के दौरान था। वो 5 या 6 बड़े बड़े कार्टेल्स, जिसको हमारे वजीर आजम साहब जो है क्या कहते हैं, यानी कि चीनी का कार्टेल आपके सामने है, इसी तरह खाद का कार्टेल है, अब वो कारें बनाने वाला ऑटोमोटिव सेक्टर का एक कार्टेल सामने आ गया है। वो कीमतें बांध देते हैं। वो जैसे हम बचपन में वो रॉबिन हुड की कहानी सुना करते थे कि वो अमीरों से पैसा छीना करता था और गरीबों में बांटा करता था। तो यहाँ पे हमारी हुकूमत जो है, न सिर्फ PTI की हुकूमत बल्कि इससे पहले जो 2 हुकूमतें आई थी वो भी रिवर्स रॉबिन हुड का रोल प्ले करती हैं। यहाँ पे हो ये रहा, गरीब की जेब से पैसा निकल रहा है और वो जो कार्टेल्स हैं जो ऑलरेडी अमीर हैं उनकी जेब में वो मुंतकिली हो रही है और अरब
जो है वो मुंतकिल हो रहा। डॉक्टर साहब, एक कार्टल का जिक्र करना आप भूल गए। सीमेंट का कार्टल जो है वो अपनी प्रोडक्शन ही इस वक्त 60% कर रहे हैं, जिसकी वजह से सीमेंट की बोरी 660 रुपए से लेके 680 तक बिक रही है। बिल्कुल ठीक। अगर हुकूमत सिर्फ उनकी प्रोडक्शन ही पूरी करा दे तो बोरी 450 रुपए पे वापस आ जाएगी। तो हुकूमत ये क्यों नहीं करवाती? देखिए, इसके हल कोई इतने मुश्किल नहीं है जिसका अभी आपने जिक्र किया। आप सीमेंट की बात कर रहे हैं, आप चीनी की बात कर लें। अगर वजीर आजम साहब ये दो हुक्म दे दें। पहला वो ये कह दें कि भाई जिसका दिल चाहता है जितनी मर्जी चीनी दुनिया भर से किसी भी मुल्क से आप इंपोर्ट कर लें, हम उसके ऊपर नहीं लगाएंगे, पहला हुक्म। और दूसरा हुक्म वो ये दे दें कि भाई जिसका भी दिल चाहता है जितनी मर्जी चीनी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर दे, हम किसी को सब्सिडी देने वाले नहीं हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि खुद ही बैलेंस हो जाएगा डिमांड एंड सप्लाई का। डॉक्टर साहब साथ रहेगा, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि हर चीज़ पे हर माफिया के साथ लड़ना क्या इतना ही आसान है? क्योंकि पेट्रोल क्राइसिस में हमने देखा था कि जब रिलीफ आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई तो माफिया ने कैसे सारा पेट्रोल ही रोक लिया था, कहीं मिल ही नहीं रहा था। लेकिन हिलाली साहब, आपने बहुत अच्छे कुछ रीजंस बताए, गलत फैसले भी उसमें शामिल थे, जाहिर है कि उसमें बैड गवर्नेंस भी शामिल थी, काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन ये माफिया भी तो एक बड़ा फैक्टर रहा है जिसका जिक्र खुद इमरान खान साहब भी करते रहे। तो हिलाली साहब, यही वजह आपको लगती है कि जिसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सके वो तमाम चीज़ें जो कि इनके मंशूर का अपने भी हिस्सा रही हैं? काश के मैं आपको कह सकता कि ये बिल्कुल इस तरीका है और ये माफियाज को अगर ख़त्म कर दो तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा, मगर ये ऐसा नहीं है। एक छोटा सा मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब आप देख लें कि 170 रुपया हो गया है। एक्चुअली पाकिस्तान का रुपये का फेयर प्राइस जो है वो 120-125 होना चाहिए, मगर ये 170 क्यों हो गया? और वो 170 रिगार्डलेस के $1.5 बिलियन खर्चा हुआ है मार्केट में इंटरवीन करने के लिए, फिर भी 170 हो गया, क्यों? और वो वजह ये है कि आप जो हैं, आपको एकदम इंटरवीन करके आप निकल जाए वो नहीं है तरीका। आपको फॉलो करना पड़ता है मार्केट। आपको पता होना चाहिए कि एब और फ्लो क्या है, स्विंग्स क्या है, कब डॉलर की जरूरत होती है, कब नहीं होती है। और अगर जून में डॉलर की जरूरत हो तो फिर मार्च में आप थोड़े पैसे देके आप डॉलर को खरीद लेते हैं या खरीद लेते हैं कम करने के लिए। यू सी, यू गॉट टू फॉलो दिस। हर मनी लेंडर से आपको पूछना चाहिए कि भाई बताओ तुम्हारा क्या है, कब होता है, कब नहीं होता है। यू हैव टू कीप डे टू डे इन टच। और 200-300 मिलियन डॉलर से मैं बता रहा हूं आपको कि आराम से ये जो डॉलर का अगर आप मेंटेन करते तो 120 पे आता, 120 पे आता तो बहुत सारा फायदा होता। ये तो फिर आप इसहाकडार वाला फॉर्मूला तो नहीं बता रहे? दूसरी बात नहीं लाली साहब, एक और चीज मैं आपको बताऊं जो आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए लोगों को ये पता नहीं है, हम एक ढंडोरा पीटते हैं, ये हो गया वो हो गया। आपका स्टॉक मार्केट आप कभी सुनती हैं ओहो रिकॉर्ड हैवी रिकॉर्ड ये। yes. आपको पता है कि स्टॉक मार्केट का इवैल्यूएशन किस तरीके से होता है? एक ही तरीका है, प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू अर्निंग्स, ठीक है कि नहीं? पीई रेशियो, पीई रेशियो क्या है हिंदुस्तान के मार्केट का? 25। पीई रेशियो क्या है मलेशिया का? 25%, मलेशिया का 15% और पाकिस्तान का 4%। तो जब आप ये सब ढंढोरा पीटते हैं ना, तो थोड़े से उन मेजरमेंट्स करें जो बताता है आपको कि ये आपका मार्केट अंडर वैल्यूड है, बहुत और बढ़ सकता है। आप क्या कर रहे हैं इसको बढ़ाने के लिए? ये 4% इज शेमफुल। तो देखिए, मैं समझता हूं, माफ करिए मैंने पहले कहा था आपको कि लगता ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जब पंजाब का देखे तो 6 चीफ सेक्रेटरीज हो गए, अब तक इधर 4 ये हो गए। समीना, यू नो कौन सा मिनिस्ट्री था अयूब खान के जमाने में जो सबसे पावरफुल था पूरे पाकिस्तान में? प्लानिंग कमीशन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कुछ नहीं था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो सिर्फ वो पैसे बांटने के लिए था। द रियल प्लानिंग, नंबर 2 मैन वाज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। बिल्कुल सही।
भाई प्लान करो, मैनेजमेंट होनी चाहिए। ये कुछ नहीं नजर आ रहा है। ऐसे हिलाल साहब, आपने चीफ सेक्रेटरीज का 2 दफा हवाला दे दिया। लास्ट टाइम तो आप डिफेंड कर रहे थे जब ये चीफ सेक्रेटरी चेंज होने के बाद भी लेकिन लाइटर नोट पे असल में आज इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब अगर डायरेक्शन आपका ठीक हो तो 10 को निकाल दें, मगर अगर डायरेक्शन भी ठीक नहीं है और निकलते जा रहे हैं तो आज हिलाली साहब, क्योंकि महंगाई से हर बंदा परेशान है और हिलाली साहब लगता है ग्रोसरी करके आए। हिलाली साहब की खुद नहीं ग्रोसरी करते, इनके जब घर में काम करने वाले और दूसरे लोग जब आके अपने रोने इनके पास रोते हैं तो उन्हें अंदाजा होता है कि गरीब आदमी जो है दिल लगता है। हिलाली साहब एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं फिर डिस्कशन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है कि महंगाई का मुंहजोर घोड़ा आखिर क्यों नहीं हुकूमत के काबू में आ रहा और इसमें मजीद अब लग यही रहा है कि इजाफा होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, चूँकि हमने काफ़ी ज़्यादा इस पर बात की है कि डॉलर चूँकि हमारी उसमें गिरफ्त में नहीं होता तो फिर ऑटोमेटिकली हर चीज़ के प्राइस भी बढ़ जाते हैं और फिर ज़ाहिर है जो ओवरऑल मैक्रो हम इंडिकेटर्स देखते हैं उसमें भी हमें इजाफा नज़र आता है। लेकिन इसहाक डार साहब के दौर में तो उन्होंने बड़ा मेंटेन रखा हुआ था, जिस पर इस हुकूमत के जो वज़रा हैं वो बड़ी तनकीद करते हैं कि जिन्होंने मसनूई तरीके से रखा हुआ था उसे मेंटेन, उनके पास आखिर ऐसा क्या फार्मूला था जो ये अपना नहीं सकते? डॉक्टर साहब आप मौजूद हैं साथ? जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, अब आपकी आवाज आ रही है। आपने सवाल सुन लिया मेरा? जी, सुन लिया। आपने सवाल किया है, मेरा ख्याल है कि 2 सवाल उसमें छुपे हैं। आपने महंगाई का जिक्र किया और फिर डॉलर की बात हो रही है। देखिए, एक चीज हमें इसहाक डार साहब के तजुर्बे से सीख लेनी चाहिए कि ना महंगाई का इलाज डंडे में है और ना डॉलर की जो वैल्यू चढ़ती चली जा रही है, रुपया गिर रहा है, उसका इलाज डंडे में है। इन दोनों का इलाज जो है वो मार्केट फोर्सेस जो सप्लाई एंड डिमांड कहलाती है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, स्टेट बैंक चाहे जितने भी पैसे फेंक दे मार्केट के अंदर, रुपया नहीं चढ़ पाएगा, रुपया गिरता ही रहेगा के अंदर। तो हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। इसी तरह डंडे के जोर के ऊपर हम किसी भी चीज की कीमत नीचे नहीं ला सकेंगे, हमें सप्लाई बढ़ानी है। ये बुनियादी असूल हैं इकोनॉमिक्स के। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है तो कीमत बढ़ेगी, आप चाहे जितना मर्जी इस्तेमाल कर लें। जो इसहाक डार साहब ने किया वो गलत किया। स्टेट बैंक के पास अपने पैसे तो आजकल है ही नहीं, उस वक्त भी नहीं थे। ये सारे तो कर्जाजात हैं। आज जो हमें 21 डॉलर नजर आ रहे हैं स्टेट बैंक के खजाने के अंदर, वो एक्चुअली सारे कर्जाजात हैं। उसमें सऊदी अरेबिया का कर्जा है, उसमें चीन का कर्जा है, उसमें कोई 7 अरब डॉलर IMF का कर्जा है। वो सारे के सारे कर्जाजात हैं। अब वो कर्जाजात हम उठा के मार्केट में फेंकना शुरू कर दें इस कोशिश में कि रुपए को स्टेबल कर लें, वो नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर साहब साथ रहेगा। इमरान साहब ये मुझे बताइए कि ये IMF का इसमें कितना हिस्सा है? आज तो आपने भी बड़ी एक्सपर्ट बातें लिखी हैं किधर को गया मैं, इसका IMF का भी तो एक प्रेशर है ना पाकिस्तान पर, ज़ाहिर उसको पैसे वापस करने हैं तो फिर हम क्या करें? उनकी भी बात सुननी पड़ती है। समीना, मैं डॉक्टर साहब की तरह या लाली साहब की तरह टेक्निकल बातें नहीं जानता। मैं आपसे ये बात फिर कहूँगा एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से कि ये सारी जो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ इस हुकूमत का मसला IMF ज़रूर होगा, इस हुकूमत का मसला कर्जा जात ज़रूर होंगे, लेकिन इस हुकूमत का असल मसला सिर्फ़ और सिर्फ गुड गवर्नेंस का है। मैं माफ़ी के साथ ये कहूँगा कि सिर्फ अगर गुड गवर्नेंस हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें ये बेहतर हो सकती हैं। मुझे आप एक मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, हम अभी एनर्जी की और ये चीज़ें बात कर रहे थे, वापडा को जब इन्होंने मुख्तलिफ महकमों में तकसीम किया तो एक इन्होंने NTDC के नाम से भी एक अलग से महकमा कर दिया। उसमें लेटेस्ट ये सिचुएशन है, आप ये देख लें कि वहाँ पे एक साहब थे नदीम अहमद फराज साहब, डिप्टी मैनेजर HR 18वें स्केल में। अब 20वें स्केल की एक नौकरी आई, उन्होंने ना मेरिट को देखा ना कुछ देखा, अकरबा पटवी करते हुए उन चीज़ों को करते हुए उसी बंदे को जो 18वें स्केल में वहीं था उसको जनरल मैनेजर बना के 20वें ग्रेड में उसी को रख लिया। मामला ये है कि आप जब इस तरह से अपने बंदों को नवाजने के लिए मेरिट पे काम नहीं करेंगे, ये एक छोटी सी मिसाल है, ये हर महकमे में इसी तरह हो रहा है, हर डिपार्टमेंट में, हर मिनिस्ट्री में।
जब राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं होगा तो ये मसला होगा। IMF का दबाव कब नहीं था पाकिस्तान पे, जो आपको कर्जा देगा वो आप पे दबाव भी डालेगा, लेकिन आपने उस दबाव को किस तरह से लेना है, उसका हल किस तरह से ढूंढना है। IMF तो ये नहीं कहता कि आप डूब जाओ, IMF तो आपको वे आउट बताता है कि आप किस तरह करके निकल सकते हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट कैसे करना ये तो हमारा काम है। लेकिन हिलाली साहब, हमें तो ये कहा गया था कि जो हम तो IMF के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। अब ये वैसे आगे हमने अगले सेगमेंट में इस पर डिटेल में भी डिस्कशन करनी है, लेकिन मैं आपसे ये थोड़ा सा ज़रूर इसका जायज़ा लेना चाहूँगी कि आपको लगता है कि फिर बहरहाल जो भी रीजंस हों, कुछ तो रैशनल रीजंस हैं, कुछ इनकी अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से है जो आपने अभी बताई हुई चीज़ें, लेकिन इसके समराज जो है ये अब भुगतने पड़ेंगे पीछे को, गवर्नमेंट को अब इसको फेस करना पड़ेगा, ये इनके लिए अच्छे नुकसान का बाइस बनेगा। देखिए दो चीज़ें हैं जल्दी से। एक तो ये है कि IMF नहीं कहता है आपको क्या करो, वो कहता है क्या उनको चाहिए। वो कहता है आपने इतने पैसे हमारे से लिए हैं, हम ये पैसे वापस लेने हैं और ये हम इंसिस्ट करते हैं कि आप 3% से जो भी चीज़ हो 10% से 5% कर दें। अब वो आप पे है, वो कैसे करेंगे, दैट इज देयर रिक्वायरमेंट। उन्होंने आपको बता दिया है और यू आर ऑब्लिगेटेड इसलिए कि आपने उनसे कर्ज लिया हुआ है। मगर मैं कुछ और चीज़ में, देखिए सप्लाई एंड डिमांड, फारूक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, इवेंचुअली इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मगर वो सप्लाई एंड डिमांड के साथ जैसे स्टॉक्स होते हैं, हम रिजर्व स्टॉक्स क्यों रखते हैं, इसलिए कि जब मार्केट में कम होते हैं और लोग कीमतें बढ़ते हैं हम रिलीज करते हैं, हम मार्केट में वो लाते हैं, एज अ रिजल्ट द प्राइस डजंट गो अप, वो प्राइस उधर ही रहता है। तो यही मैं डॉलर के बारे में कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं 8 बिलियन, दार ने तो 6-8 बिलियन डॉलर फेंक दिए थे, इसलिए उसके अपने रीजंस के लिए उनको स्टेबिलिटी चाहिए थी उसका डॉलर का। मैं कहता हूं कि अगर अच्छा हमारा इस पे कोई सिंक्रोनाइज मूवमेंट्स होता, आप देखते हैं कि 200-300 मिलियन डॉलर देते एट द राइट टाइम, एट प्रिसाइसली द राइट टाइम, वो मार्केट हमें ये करते, वी कुड कंट्रोल इट। इतना ऐसा नहीं सडनली ये एक स्पाइक आता। तो कहने की बात यह है, इट रिक्वायर्स स्किल, इट रिक्वायर्स मैनेजमेंट। और जैसे किसी ने मुझे कहा, एक फॉर्मर गवर्नर ऑफ, कि मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट इज मिसिंग। इसलिए मैं आपको फिर कहता हूं कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम नहीं है, ये जब है ये प्लानिंग कमीशन का काम है, और टॉप इकोनॉमिस्ट होते हैं और उधर बैठ के ये सब चीजें सोचते हैं। और ये मैनेजमेंट तो मैं अपने घर की बजट की करती हूँ, इसलिए मुझे आइडिया है कि कैसे मैनेज कर रहे हैं। बाय द वे लाली साहब, ये मैनेजमेंट इस वक्त करनी किसने थी? मैनेजमेंट किसका काम है करना? नहीं तो वो तो गवर्नमेंट को ही कह रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आसान चीज नहीं है, आप बैठ के उधर नहीं कर सकते, मैं बैठ के नहीं कर सकता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो इकोनॉमिस्ट का काम है, टेक्निकल लोगों का। अगर आप खुशकिस्मत हैं, आपको एक अच्छा महबूबुल हक अयूब खान को मिल गया था, खुशकिस्मत था वो। मगर अगर आप खुशकिस्मत नहीं है, यू सफर, यू हैव टू पिक द राइट पर्सन। तो फिर आप सफर करना पड़ेगा पीटीआई को। अच्छा ठीक है, चलें, ओके फाइन। मैं जरा इसको मुझे कंक्लूड भी करना है। डॉक्टर साहब आपका लास्ट कमेंट लूंगी। आप समझते हैं कि ये चीजें जो है आगे आने वाले दिनों में गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएंगी, या फिर इनको फिर सियासी नुकसान ही उठाना पड़ेगा इवेंचुअली? देखिए, कामयाब मईशत चलाना, कामयाब हुक्मरानी करना, इमरान याकूब साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गवर्नेंस की कमी है, मैनेजमेंट की कमी है। उसका एक साइंटिफिक तरीका है, और वो तरीका कार जो है वो 4 फेजेज में है। पहले फेज में आप एक काबिल टीम तश्कील देते हैं, फिर वो काबिल टीम कई महीने बैठती है, मंसूबा बंदी करती है, फिर उन मंसूबों के ऊपर अमल दरामद होता है, और फिर कोई नताइज सामने आते हैं। अब यहाँ सिलसिला ऐसा है कि 60% वक्त जो है वो पीटीआई हुकूमत का गुजर गया, 3 साल पूरे हो गए। जैसे आपने शुरू में कहा, अभी तो टीम तश्कील दी जा रही है, यानी कि पिछले 37 महीनों में 4 आपके नए वुज़रा खजाना आ चुके हैं, यानी कि औसतन जो एवरेज टाइम मिल रहा है वो 8 महीने का मिल रहा है। अभी तक तो टीम ही तश्कील नहीं दी जा चुकी। FBR के चेयरमैन देख लें, वो भी आधा दर्जन मरतबा तब्दील हो चुके हैं। 4 या 5 मरतबा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो चेयरमैन है वो तब्दील हो चुके हैं। अगर आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि कोई 6 या 7 दफा IG पंजाब जो है वो तब्दील हो चुके हैं।
तो 4-5 महीने का अगर आप एक अफसर को टेनियर दे रहे हैं, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी चीजों की तो जाहिर है फिर मुश्किल होगी। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये कंट्रोल में आएंगी चीजें इनके? फाइनल कमेंट शॉर्ट। देखिए 2 साल के पीरियड के अंदर कोई नताइज की तवक्को रखना, मेरा खदशा है कि वो गलत फहमी होगी। अभी टीम तशकील दी जा रही है, उसको कई महीने लगेंगे मंसूबा बंदी के लिए। अब हमें ये भी नहीं पता और उसमें फिर बैरूनी कितने फैक्टर्स जो हैं वो जाहिर आ सकते हैं, उनको भी देखना अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ एक लाइन का मेरा सवाल, क्या आप समझते हैं कि ये इवेंचुअली टीम तश्कील दे पाएंगे? क्योंकि मुझे तो इस पे भी डाउट है। डॉक्टर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। बहरहाल डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहे, उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ सियासी सूरत हाल के बारे से गुफ्तगू ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ आप देखेंगे कि अगली दफ़ा 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को आपने सुना, जेलों में कल काफ़ी वो गरजे बरसे, उन्होंने अपोजिशन भी तनकीद भी की और इसके साथ साथ बड़े बड़े दावे भी किए जनाब। उन्होंने कहा कि जी ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी पार्टियां दोनों और पीटीआई तो अब 2/3 मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनाएगी। वाकई इमरान साहब जो पहले सेगमेंट में गुफ्तगू हो रही थी उसके बाद तो मुझे लग रहा था जो सीटें हैं ये वो भी बचा पाएंगे नहीं, लेकिन ये किस बुनियाद पर इतने कॉन्फिडेंट क्यों नज़र आ रहे हैं? देखिए फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े समझदार और बड़े जोशीले सियासतदान हैं और मैं समझता हूँ कि बतौर सियासतदान और बतौर एक वज़ीर इत्तलात और नशरियात उन्हें ऐसी ही बातें करनी चाहिए। वो आपके सामने आके या अपने वोटर के सामने जाके ये थोड़ा कहेंगे कि हम तो बड़े मारे गए हैं, महंगाई ने साडा बुरा हाल कर दिता, असी नहीं जे जीतना। वो ऐसी बात कभी इलेक्शन वो जीत रहे हैं, वोट बैंक उनका बड़ा है। गुजारिश सुन लेना, वो कभी भी नहीं ये कहेंगे। वो यही कहेंगे कि अगले 5 साल के अगले 15 साल हमारी हुकूमत है, लेकिन वो कहते हैं ना दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बात ये है कि वोटर ने फैसला करना है जाके इलेक्शन वाले दिन कि उसने किसको वोट देना है। ये तो इनकी खुशनसीबी है कि जैसे मैं कह रहा था ना कि तारीखी हुकूमत और तारीखी दौर है, इन्हें अपोजिशन भी तारीखी मिली है। अच्छा। इनकी देखे ना मुस्लिम लीग नून जो है उसकी अपने क़यादत के जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे। पीपल्स पार्टी जो है वो अपने मामलात में उलझी हुई है। वो यहाँ पंजाब में क्योंकि इस्लामाबाद में इक़्तिदार का रास्ता पंजाब से होके जाता है, आपका सबसे बड़ा सूबा है, वो पंजाब में यहाँ 10 सीटें मुश्किल से जीतेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो तारीखी अपोजिशन है वो इनको फ़ायदा उससे पहुँच रहा है। मैं ये नहीं समझता, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये सारी सूरत हाल बेहतर ना हुई तो शायद पंजाब में कोई तीसरी कुव्वत सामने आ जाए। अच्छा। और इस दफ़ा फिर मैं आपसे कहूँगा वो तीसरी कुव्वत जो है वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी हो सकते हैं, इलेक्टेबल्स का एक ग्रुप भी हो सकता है और मुख्तलिफ कुछ लोग भी हो सकते हैं जो नहीं तो नहीं कोई आएंगे, यही लोग किसी ग्रुपिंग कुछ डिफरेंट शक्ल में सामने नजर आएंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब का जो मॉडल है उसको देख के तो अब देखें बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, अगर वो समझते हैं कि उनके साथ 30 लोग हैं, वो 10 MNA और 20 MP इकट्ठे कर लें तो वो और ये खबर थी भी मार्केट में पिछले दिनों कि शायद पीटीआई का भी एक बड़ा ग्रुप जो है वो हट सकता है। ये सारी चीजें जो ये सूरत हाल बड़ी चेंज होगी, लेकिन फवाद चौधरी साहब को बहरहाल अपने जो उनके वोटर्स हैं उन्हें खुश करने थे। लेकिन हिलाली साहब बात उनकी इतनी कोई करीने कयास भी नहीं लग रही है, क्योंकि जो अगर ज़िमनी इलेक्शन के हम देखें वोट बैंक तो पीटीआई का बड़ा है, या जहाँ नहीं भी बड़ा तो सस्टेन किया उन्होंने। कंटोनमेंट में भी सारे कंटोनमेंट में अगर ओवरऑल देखा जाए पीटीआई जीती है, ज़्यादा नशिस्तें हर जगह से जीती है, कश्मीर जीती है वगैरह वगैरह, तो उसमें तो ये सही लग रहा है उनकी बात। देखिए हाँ सबको सही लग रहा है, बस इमरान याकूब को सही नहीं लग रहा है। उसको तो ख्वाब में बात आते हैं, अब क्या कह सकते हैं हम। ठीक है फर्स्ट क्लास, आई मीन ईश्वर वो तो उनका ख्याल है। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों लोग ये सोच, ये क्यों कह रहा है। पहले तो ये इसलिए कह रहा है कि इसके पास बेसिक फैक्ट्स हैं। ये 3 साल में जो इसने कोशिश की है, मैं तो कहता हूँ हर आदमी गलती करता है, हर आदमी हर चीज़ पे सक्सेसफुल नहीं होता है, मगर जितना इमरान खान ने किया है मेरे ख्याल में बहुत ही क्रेडिट वर्दी है और इंशाल्लाह वो इलेक्शन भी रिफ्लेक्ट करेगा। मगर मैं तो कहना चाहता हूं कि ये क्यों कह रहा है चौधरी, इसलिए उसको पता है कि ये एविडेंस इतना है कि ये पूरी फैमिली
जेल में होगी, या होगी नहीं या जेल में होगी। ये बच कैसे सकते हैं जलेबी वाले अकाउंट से और पता नहीं चीनी वाले अकाउंट से, फंसे हुए हैं, दे बीन कोर्ट। हाँ, अब एक ही चीज हो सकता है कि जिस तरीके से ये कहते हैं कि हम बीमार हैं, लॉयर बदल रहे हैं, हम कोर्ट में नहीं जाना चाहते हैं, ये समझते हैं 2 साल और इस केस को धक्का दे के उस वक्त तक कन्विक्शन ना हो। मैं समझता हूं आउट ऑफ द क्वेश्चन ये लोग जेल में होंगे, इसलिए वो इतना कॉन्फिडेंट है कि ये होंगे ही नहीं। एंड दे आर नॉट, माने दे आर नो थ्रेट। यानी वो दुश्मन की वीकनेस पे बात कर रहे हैं कि टीम दूसरी तरफ कोई नहीं है इसलिए हम जीत जाएंगे, इसलिए नहीं कह रहे कि हम इतने अच्छा परफॉर्म करेंगे कि हम जीत जाएंगे। पता क्या, मैं हिलाली साहब नहीं कोई ऑपोजिशन, हिलाली साहब जरदारी तो वो भी उधर ही होना चाहिए। हिलाली साहब मुझे ना आपने विजन देखा हुआ है। हिलाली साहब मुझे ना आपकी इन्हीं बातों पे मेरा दिल करता है आपके सदके जाने पे। यकीन करें आप जो बातें इतनी मजेदार करते ना, अभी पिछले सेगमेंट में ये खुद महंगाई का और बेरोजगारी का रोना रो रहे थे, तो क्या ये समझते हैं, माशाल्लाह इतने समझदार हैं, ये समझते हैं कि उसका इलेक्शन में इम्पैक्ट नहीं आएगा। मुझे आप ये बताइए, इदारा शुमारियात जो सरकार, सर सुन ले, अब सर मेरी गुजारिश नहीं हो रहा है, सर मेरी गुजारिश तो सुन ले ना। अभी इदारा शुमारियात सरकारी इदारा, मैं या आपने, वो कह रहा है कि आपकी बेरोजगारी जो है वो 5.8 से 6.9 पे चली गई है। अभी बेरोजगारी तो हो गई ना बात, बहुत बुरी हुई, तबाह हो गई। मेरी बात सुन, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट लाजमी पड़ेगा। अब भी अगर 2 साल जो है ना, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सियासी जमातें ऐसे करते, कोई सियासी जमात, मुझे आप ये बताएं, मुस्लिम लीग नून वाले, आज शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा पिंडी में, उन्होंने कहा जी हम तो क्लीन स्वीप करेंगे, हम जीतेंगे। पीपल्स पार्टी वाले क्या कहते हैं, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी, हर ना बेटी ना बीबिया, ये सब भगोड़े, ये क्लीन स्वीप होगा, ये कोई नहीं बचेगा, ये सब जेल में रहेंगे। और अगर ये इतने कॉन्फिडेंट थे तो इतने लॉयर्स और इतने दफे बीमार और इतने पोस्टपोनमेंट्स के ये ख्वाहिश, ये रिक्वेस्ट नहीं करते। देखिए, दे आर स्टेयरिंग जस्टिस इन द फेस। इनके साथ जो होना है आप देखेंगे। हिलाली साहब, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, फ्यूचर में भी फ्यूचर सर अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, तमाम करप्ट लोग पकड़े जाएं और लूटी हुई दौलत वापस आए। लेकिन जो बातें आप कर रहे हैं, अगर हुकूमत के पास इतने पक्के सबूत थे तो अब तक क्यों नहीं लूटी हुई दौलत ली? मैं तो इस पे कहता हूं कि ये हुकूमत की फिर नाकामी है। ट्रायल ही नहीं हो रहा है तो आने नहीं देते हैं ट्रायल पे। प्रोसिक्यूशन मैंने या आपने तो नहीं कर दी। देखिए वो कह रहे हैं प्रोसिक्यूशन जो है वो भी तो हुकूमत के अंडर है ना। हुकूमत कहे कि प्रोसिक्यूशन को कि उसको अच्छे अंदाज में करें ताकि जल्दी उनको अंजाम तक पहुंचाएं। करें बिल्कुल, मगर वो होने नहीं देते। जजेस जो हैं वो अभी अक्टूबर 9 तारीख तक उसको फिर वो कुछ कर दिया है। या वो कहते हैं कि ये जवाब नहीं देते। शहबाज शरीफ तो कहता है मुझे पता नहीं मेरा कौन सा बेटा इंचार्ज था कौन सी चीज के। यार आई मीन दे हैव सिलेक्टिव मेमोरी, दे डोंट गिव एविडेंस, उधर आगे झूठ बोलते हैं। खुदा के लिए ये बड़ा मुश्किल केस है। अगर हमारे कोर्ट प्रोसीजर्स को अगर आप देखें तो कोई कभी कन्विक्ट नहीं होता। नहीं वो तो बात ठीक है, तो फिर इस बात पे आप उम्मीद ना लगाएं ना। आप समझें कि ये सब जेल में और जैसे अभी हैं इसी तरह मौजूद हैं, उसके बाद आप फैसला करें। मैं यकीन करें, मैं लाली साहब की बातें सुन के आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हिलाली साहब मैं भी 5 साल से ज्यादा तो नहीं। हिलाली साहब मैं भी आज आपसे एक सही बात कहने लगा हूं। अगर वजीर आजम इमरान खान साहब अक्लमंद हों, उनको सियासी बसीरत ज्यादा हो, तो अल्लाह जानता है उन्हें चाहिए कि आपको अपना फाइनेंस में और लीगल टीम में एडवाइजर रख लें। आप जो उनकी मौजूदा टीम है उनसे अच्छा उन्हें एडवाइस करेंगे। यकीन करें आप उनसे अच्छा एडवाइस करेंगे। हो सकता है अगली टर्म आए तो उसमें रख ही ले। नहीं उसकी वजह नहीं सर, वहां यही तो मेरा केस है कि वहां वो लोग नहीं है जो उन्हें सही मशवरा देते हैं। कम से कम आप सही मशवरा देंगे तो उन। अच्छा एक कमेंट मैं शॉर्ट साहब दोनों का लेना चाहूंगी। ख्वाजा आसिफ ने अगले इलेक्शंस के बारे में क्या किसी भी वक्त हो सकता है, क्या उनका कहना था वो भी सुन लीजिए। इंतखाबात किसी वक्त भी आ सकते हैं, इस हुकूमत का बिस्तरा किसी वक्त भी गोल हो सकता है। और साथ में इन्होंने ये भी बात की थी जो हमने चलाई नहीं है अभी कि जी हमारा मसला जो है वो क़यादत का है, कारकुनों के कोई आपस में झगड़े नहीं है। तो जब आपसे अपनी पार्टी नहीं संभल रही तो उस सूरत में आप गवर्नमेंट और फिर अभी फॉरेन इलेक्शन आ भी जाएंगे तो आप क्या करेंगे?
पहली बात तो ये है कि ख्वाजा आसिफ ने उसकी तरदीद भी कर दी है कि पूरे सियाको सबाक से मेरी बात सुने, वो गलत सिर्फ कट करके चलाया जा रहा है। लेकिन मैं इस पर भी वही कहूँगा जो फवाद चौधरी साहब के वाले से कह रहा था, अभी मैंने पहले कहा आपको कि तमाम सियासतदान, तो वो उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, उन्होंने यही कहना होता है कि हम सबसे आगे हैं। दूसरे लिहाजा ये ख्वाजा साहब का भी ये बयान कंपनी की मशहूरी के लिए ठीक है। हमारा वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर अगली से मुलाकात करेंगे। अभी इलेक्शन में टाइम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन मोड में जा रही हैं सारी सियासी जमातें, इसीलिए इस तरह के अब दावे जो हैं वो शुरू हो गए कि हम क्लीन स्वीप करेंगे और हम 2/3 मेजॉरिटी लेंगे। आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है, और हुकूमत को परफॉर्म करने का भी कुछ वक्त बाकी है, देखते हैं कि वो क्या परफॉर्म करती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना फीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे।